मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट के वंश रिक्शिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हम रिक्शिया की क्लासिफिकेशन और उसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी गैमेटोफाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट में जो मुख्य पादप शरीर है वो गैमेटोफिटिक होता है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। जो स्पोरोफाइट होता है, जो बीजाणुविद होता है, वह गैमेटोफाइट यानी युग्मविद पर डिपेंडेंट होता है। तो गैमेटोफाइट या युग्मविद दीर्घकालिक है, जबकि स्पोरोफाइट जो है वो यहाँ पर अल्पकालिक होता है, मतलब लॉन्ग लिविंग। गैमेटोफाइट कैसा है? लॉन्ग लिविंग और मेन प्लांट बॉडी है, जबकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है और शॉर्ट लिव्ड है। इस जानकारी से हम आगे चलें तो इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें बात करनी है। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना को देखें तो यह फ्लैट, प्रोस्ट्रेट, डॉर्सी वेंट्रल, डार्क ग्रीन और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। देखें, फ्लैट का अर्थ क्या है? चपटा। श्यान, प्रोस्ट्रेट, डॉर्सी वेंट्रल, द्विभाजी शाखित, डार्क ग्रीन गहरा हरा रंग का, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड मतलब द्विभाजी शाखित। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल पृष्ठाधर, प्रोस्ट्रेट श्यान, फ्लैट चपटा, डार्क ग्रीन गहरा हरा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड द्विभाजी शाखित। ठीक है, इसके बाद हम अब ये जो द्विभाजी शाखित होता है ये हर दिशा में बार बार डिवाइड होता है दो शाखाओं में, तो इससे एक रोजेट बनाता है। ये क्या बनाता है? रोजेट। देखिए चित्र, देखिए, देखो ये जो ब्लैक कलर है तो इस पे मत ध्यान दीजिए। ये जो आपको संरचना दिख रही है चारों तरफ घुमावदार एरो भी लगा हुआ है, रोजेट हैबिट। देखिए सभी दो दो बार आगे शाखा बन रही है इनकी, दो 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 इस तरीके से ये, और चारों तरफ गोल होके बन गया है। तो रोजेट क्या है, कब बनता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल डाइकोटोमस ब्रांचेस क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, थैलस रोजेट रूप में व्यवस्थित होता है ना? ये बात हमारे को याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बात करें तो हर एक जो शाखा बनती है ना, ब्रांचिंग है इसमें मौजूद, हर एक जो शाखा बनती है उसमें एक मिडरिब मौजूद होती है डॉर्सल सरफेस पर। ठीक है, डॉर्सल सरफेस मतलब अध्यक्ष स्तर पर क्या मौजूद होएगी? अपाक्ष सतह के ऊपर एक मध्य शिरा मौजूद होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक डॉर्सल ग्रूव मौजूद होती है, अपाक्ष खांच मौजूद होती है। तो ये अपाक्ष खांच क्या है? ये देखिए चित्र, देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है डॉर्सल। ये जो मिडरिब है, मिडरिब के ऊपर ये छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं, है ना? हर एक शाखा पे ये जो बीचों बीच में से लाइन जा रही है मध्य शिरा या मिडरिब है, और इसके ऊपर जो आपको छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? डॉर्सल ग्रूव्स या अपाक्ष खांच। ठीक है, द मिडरिब इज रिप्रेजेंटेड बाय शैलो ग्रूव्स एंड दीज ग्रूव्स आर कॉल्ड डॉर्सल ग्रूव। ठीक है, लेकिन ये जो है ये मध्य शिरा जो है वो सिर्फ अग्रभाग या डॉर्सल सरफेस पर ही मौजूद होती है। अब दूसरी टर्म यहाँ पर है एपिकल नॉच। देखिए ये दूसरा चित्र, देखिए ये इसका वेंट्रल साइड है ना? वेंट्रल साइड जो है या पीछे वाली जो सतह है वहाँ पर मध्य शिरा नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में देखिए, बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? स्केल्स और राइजोइड्स। ये किनारे किनारे पर जो मौजूद हैं सारे बड़ी बड़ी ब्लैक संरचनाएं, ये स्केल्स हैं, और बीच में जो पतले पतले रेखाएं बनी हुई हैं फाइब्रस, ये क्या है? राइजोइड या मूलाभास है। ठीक है, और इसमें देखिए बीच में जो खांच बन रही है इसको हम बोलते हैं एपिकल नॉच। द मिडरिब एंड्स इनटू अ डिप्रेशन एट द एपिकल रीजन, द थैलस हैव अ ग्रोइंग पॉइंट हियर, है ना? तो ये यहाँ पर
मिडरिप जहाँ पर जाके अंत में एक खड्डा बनाती है, एक डिप्रेशन बनाती है, इसको क्या, कहाँ पर, एपिकल रीजन में, शीर्ष भाग पर, शीर्षस्थ भाग पर जो एक खांच बनती है, एक नोच बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, अग्र खांच या एपिकल खांच, नोच। तो अग्र खांच जो बनी है, अब इस अग्र खांच में क्या मौजूद है, चारों तरफ से स्केल्स ने घेर रखा है इसको। यहाँ पर आके स्केल्स जो है उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मौजूद है वो क्या है, इसका ग्रोइंग पॉइंट, क्या मौजूद है, इसका वृद्धि बिंदु, है ना, एपेक्स पर या शीर्ष पर, शीर्षस्थ भाग पर इसका वृद्धि बिंदु है, यहीं से ये डेवलप करता है। तो इसी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं कौन, स्केल्स। ठीक है, तो आपको दो जो बातें याद रखनी है वो क्या है, डोर्सल ग्रूव क्या होती है और एपिकल नॉच क्या होती है, चित्र के साथ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड्स और स्केल्स जो आपको अभी इस चित्र में दिखा दिए थे मैंने। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइजॉइड्स की। राइजॉइड्स और मूलाभास का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका कार्य है एनक्रोच और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, किसका अवशोषण करेगा, पानी, जल का और मिनरल्स का अवशोषण करेगा, खनिजों और जल का अवशोषण करेगा। और एनक्रोच सबस्ट्रेटम या सतह जो है उससे चिपकाए रखेगा, अटैच रखेगा सबस्ट्रेटम से, ये काम है राइजॉइड्स का। अब ये राइजॉइड्स बनते कहाँ से हैं, जो वेंट्रल सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस होती है, निचली वाली जो बाह्य त्वचा है उसकी कोशिका से बनते हैं राइजॉइड्स। ये जो राइजॉइड्स या मूलाभास है वो यूनिसेल्यूलर है, एक कोशिकीय हैं और अनब्रांच्ड हैं, इनमें ये शाखित नहीं होते, अशाखित होते हैं। तो ऐसी ट्यूब नुमा संरचनाएं जो लोअर एपिडर्मल सेल्स से बनती हैं और कैसी होती हैं, अनब्रांच्ड और एक कोशिकीय होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइजॉइड्स। ये राइजॉइड्स दो तरीके की हो सकती हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट। ठीक है, चिकनी सतह वाली और गुलकीय मूलाभास। तो स्मूथ वॉल्ड या चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास जो है इनकी बाह्य तथा अंतः दोनों भित्तियाँ खिंची हुई रहती हैं। ठीक है, क्या है स्मूथ वॉल में, इनर एंड आउटर वॉल बोथ आर स्मूथ एंड स्ट्रेच्ड। ये डायग्राम देखो आप, ये स्मूथ वॉल्ड, ये तीन जो आपको दिखाई दे रही है ना राइजॉइड्स, तीनों लोअर एपिडर्मिस से बनी हुई, अनब्रांच्ड हैं, यूनिसेल्यूलर हैं। इनमें से एक जो बीच वाली वो कैसी है, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड है। अगली बात करें तो ट्यूबरकुलेट या गुलकीय मूलाभास। ट्यूबरकुलेट में क्या है, इन मूलाभासों की अंतः भित्ति पर खूंटी के समान उभार पाए जाते हैं। When the inner wall has peg-like ingrowths या projections, they are called tuberculate rhizoids. अब हम अगली बात करते हैं हमारे स्केल्स के बारे में। स्केल्स क्या हैं, देखिए राइजॉइड्स तो थे यूनिसेल्यूलर, स्केल्स हैं मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय, पर ये वन सेल थिक हैं, है ना। वन सेल थिक का मतलब सिर्फ एक कोशिकीय मोटे हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस हैं, शल्की हैं, झिल्लीमय, है ना, कैसे हैं, मेम्ब्रेनस मतलब झिल्लीमय। तो मूलाभासों के अतिरिक्त थैलस की अभ्यक्ष सतह पर, कहाँ पर, वेंट्रल सरफेस पर, उपांत पर शल्कीय झिल्लीमय बहुकोशिकीय स्केल पाए जाते हैं। ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर पाए जाने वाले उपांत मतलब एंड पर, किनारों पर मिलते हैं ना, देखो ये डायग्राम दिखाया था आपको, सारे किनारों पर मौजूद हैं। ये जो स्केल्स हैं इनके अंदर एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट मौजूद होता है। एंथोसाइनिन कैसा कलर देता है, रेडिश कलर देता है। तो ये हल्के से गुलाबी या पर्पल कलर के दिखाई देते हैं और ये कलर इनको कौन देता है, एंथोसाइनिन। ये हमेशा एक सिंगल रो में अरेंज होंगे मार्जिन पर, अभी चित्र दिखाया आपको, है ना, मार्जिन्स पर ही मौजूद हैं और सिंगल रो में मौजूद हैं। अब ये कैसे मौजूद होंगे, ये है हैबिटेट पर डिपेंड करता है, मतलब कैसी जगह पर उग रहा है रिक्शा, उस पर डिपेंड करेगा। कैसे, अगर रिक्शा मॉइस्ट हैबिटेट में है,
पानी आराम से मौजूद है वहाँ पर, तो ऐसी अवस्था में ये स्मॉल होंगे और एफिमरेल होंगे, मतलब स्मॉल मतलब छोटे और एफिमरेल मतलब तुरंत ख़त्म होने वाले, ठीक है। लेकिन अगर ये ड्राई हैबिटेट में मौजूद हैं, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, लार्ज और परसिस्टेंट, मतलब नम स्थलीय आवासों पर पौधों में स्केल्स जो पाए जाएंगे वो छोटे व अल्पकालिक होंगे, जबकि शुष्क आवासों पर ये प्राय बड़े व दीर्घस्थायी होते हैं, है ना। तो इसके साथ ये क्या है, रिक्शिया के थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाय आकार की। धन्यवाद।